न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। डोडा में लैवेंडर खेती ने बदली किसानों की किस्मत, केंद्र की योजना से बड़ा लाभ। ग्वालियर में स्थापित होगा बाबा साहेब आम्बेडकर धाम, केंद्र ने जारी किए 8 करोड़। रायपुर में नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्षों के लिए प्रशासनिक कार्यक्रम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डोडा में लैवेंडर की खेती ने बदली किसानों की किस्मत। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला अब सुगंधित खेती के लिए एक नई मिसाल बन चुका है। सहायक पुष्प कृषि अधिकारी पवन कुमार बताते हैं कि साल 2013 से 2014 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत इस बदलाव की शुरुआत हुई। लगभग 35 किसानों ने दी गई गुणवत्तापूर्ण रोपक सामग्री और 50% की सब्सिडी के साथ उन्हें लैवेंडर जैसी सुगंधित फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया गया। पवन कुमार बताते हैं कि एक नहर क्षेत्र में 4 से 5 बार खेती के बाद किसानों को लाभ की नई गुना बढ़ा देता है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्थानीय नर्सरी में खुद की रोपण सामग्री तैयार करने की दिशा में भी प्रेरित किया गया है। इसके लिए 2 नहर इकाई में 75,000 तक की सब्सिडी दी गई है। सर, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन बता दें। मैं पवन कुमार, असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर अफसर डोडा। सर, ये जो लैवेंडर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, कब आपने शुरुआत की यहाँ पे और क्या रिस्पांस रहा है, थोड़ा सा इसके लैवेंडर की हिस्ट्री के बारे में हमें। लैवेंडर का मैं बताऊं तो लैवेंडर एक जो है टेम्परेट क्रॉप है और ये एरोमेटिक क्रॉप है, जो कि खुशबूदार इसका तेल निकलता है। तो लैवेंडर की खेती हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में लहरोद से शुरू हुई थी। 2-3 फार्मर्स ने हमारे ट्रायल बेस पे 2010 में इसकी जो कल्टीवेशन शुरू की थी, बड़े स्मॉल स्केल पे। फिर धीरे धीरे इसकी जो कल्टीवेशन है वो एक्सपेंड होती गई। तो 2013-14 में अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमने क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो CSIR कश्मीर से इनको लाके हमारे 35 के करीब फार्मर्स को प्रोवाइड किया। और इसका ये था कि उस टाइम हमारे पास यहाँ पे इसका लैवेंडर का क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में अवेलेबल नहीं था। तो हमने इनको IIIM कश्मीर से ये प्लांटिंग मटेरियल लाके हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड कराया, ताकि जो लैवेंडर एक एरोमेटिक क्रॉप है और जो हमारा भद्रवाह का एरिया काफी इसके लिए सूटेबल है, तो हमने अपने फार्मर को एनकरेज किया कि वो एरोमेटिक क्रॉप की जो कल्टीवेशन वो यहाँ पे स्टार्ट करें। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ से अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमने अपने किसान भाइयों को जो इंसेंटिव किसानों को लैवेंडर की कल्टीवेशन पे 50% जो सब्सिडी है वो देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो किसान भाई हैं हमारे इसके लैवेंडर की खेती में जुड़ते रहे, क्योंकि इसका ये मेन रीजन ये था कि पहले जो हमारे किसान भाई ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, उसमें जो उनका मुनाफा था वो 4 से 5 हजार रुपया वो एक कनाल से कमाते थे। लैवेंडर की खेती करने के बाद जो इनका मुनाफा था वो 4-5 गुना बढ़ गया, और जो पहले जिस एक कनाल एरिया से वो 3-4 हजार रुपया कमाते थे, वो लैवेंडर की कल्टीवेशन करके 20 से 25 हजार रुपया जो उनकी कमाई होने लगी। तो उसके बाद एक हमारे पास कंपोनेंट है लैवेंडर नर्सरी का। तो हमने हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे ही मोटिवेट किया कि आप, जैसे हमें प्लांटिंग मटेरियल लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, IIIM से लाना पड़ता था या बाहर से लाना पड़ता था, तो हमने किसानों को मोटिवेट किया कि वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही अपनी जो प्लांट मटेरियल प्रोपेगेट करके यहाँ पे नर्सरी तैयार करके अपना प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। उसमें जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर हमारा एक कंपोनेंट है, उसमें हम किसानों को नर्सरी 2 कनाल का यूनिट लगाने के लिए 75,000 रुपया सब्सिडी हमने किसानों को प्रोवाइड की। और लगभग 19 के करीब नर्सरियां हमारी अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमने अपने फार्मर से एस्टेब्लिश करवाई। तो उससे क्या हुआ, एक तो उनका जो आय का जो साधन है वो अच्छा हो गया, क्योंकि वही 2 कनाल एरिया पे वो नर्सरी का यूनिट लगा के वो 1.5 से 2 लाख रुपया वो उसका कमाने लगे। तो धीरे धीरे हमारे किसान भाई इसके साथ जुड़ते गए। और मैं बता दूं, आज की डेट में हमारे यहाँ पे 5 के करीब जो है वो स्टार्टअप्स हैं, वो वैल्यू एडिशन का काम भी यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़े दिनों पहले देखा आपने कि लैवेंडर का जो इसेंशियल ऑयल है उसकी जो प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट होने की वजह से किसान थोड़े डिस्करेज हो रहे थे। तो हमने किसानों को मोटिवेट किया कि आप वो एसेंशियल ऑयल की बजाय ड्राई फ्लावर जो है लैवेंडर का, उसकी तरफ जाएं, क्योंकि ड्राई फ्लावर की काफी डिमांड जो है मार्केट में है।
और हमारे किसान भाइयों ने ड्राई फ्लावर लास्ट ईयर प्रोड्यूस किया और उसका काफी अच्छा मुनाफा जो उनको मिला। इस साल भी हमारे कुछ किसान भाई ड्राई फ्लावर की तरफ जा रहे हैं और कुछ इसेंशियल ऑयल की तरफ जा रहे हैं। तो किसान जो है इससे अच्छा मुनाफा जो है लेवेंडर की खेती करके कमा रहे हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि इसमें हमारे साथ पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो इस खेती के साथ जुड़ रहे हैं, ग्रेजुएट लड़के जो MBA करके वो इसके साथ जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी जो मातृशक्ति वुमेन फार्मर्स हैं वो काफी संख्या में इसकी लेवेंडर की खेती में जुड़ रही है। तो धीरे धीरे जो इसकी एक्सपेंशन जो है वो हो रही है और हमारे एक जो डिपार्टमेंट का रोल है इसमें हम अवेयरनेस करते हैं ताकि जो हमारे पंचायत लेवल पे किसानों को अवेयरनेस हो और जो लेवेंडर की खेती करके वो अपनी जो आय है उसको 3-4 गुना बढ़ा सके। तो डिपार्टमेंट की तरफ से इनको टाइम टू टाइम टेक्निकल गाइडेंस दी जा रही है और अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें हम अपने किसान भाइयों को इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रहे हैं। 50% इंसेंटिव जो किसानों को दे रहे हैं। सर कितनी तेजी आ रही है, लोग कितना तेजी से इस फार्मिंग की तरफ जुड़ रहे हैं? मैं बता दूं कि लेवेंडर की जो कल्टीवेशन है ये 2010 में मैंने जैसे बताया बड़े स्मॉल स्केल पे इसकी कल्टीवेशन शुरू हुई थी। तो आज की डेट में बताऊं तो लगभग 1500 से ज्यादा फैमिलीज जो हैं इसके साथ जुड़ चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में और काफी ज्यादा इसकी एक्सपेंशन हो रही है। प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पे हमारा किसान भाई तैयार कर रहा है और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा जो किसान भाई है प्लांटिंग मटेरियल ना वो हमारे डोडा के फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहा है बल्कि अदर स्टेट जैसे मेघालय हो गया, आसाम हो गई, लेह लद्दाख में हमारा प्लांटिंग मटेरियल यहाँ किसान उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो जो प्लांटिंग मटेरियल बेच के भी काफी अच्छा जो मुनाफा है इसका लेवेंडर की वो कल्टीवेशन के साथ साथ वो नर्सरी लगा के भी इसका मुनाफा वो कमा रहे हैं। तो आगे किस तरह से फ्यूचर देख रहे हैं? जिस तरह से किसान आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं लगातार और काफी मिकदार में, तो आगे फ्यूचर आप क्या देखते हैं इसका? मैं इसमें बता दूं कि जैसे पहले बताया मैं एक टेम्परेट क्रॉप है और दूसरा इसका सबसे जो हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जो कुछ एरियाज देखते हैं बैरन लैंड्स जैसे स्लोपी लैंड्स कुछ जहां पे हम बाकी जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं क्रॉप्स की, तो वहां पे हम टेम्परेट एरिया में स्लोपी लैंड में इसकी कल्टीवेशन लेवेंडर की इजीली कर सकते हैं। तो बहुत से एरिया जो ऐसे ही बैरन पड़े थे हमने अपने फार्मर्स को मोटिवेट करके उन एरियाज को लेवेंडर की खेती में हमने इसको इन्वॉल्व करवाया किसानों को और वो जो एरियाज बैरन पड़े थे उसमें लेवेंडर की खेती हो रही है आज की डेट में। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि लेवेंडर जो है वो एक प्रॉफिटेबल क्रॉप है और दूसरा इसमें मंकी मेनेस की मैं बताऊं कि इसका कोई खतरा नहीं है, बंदर भी जो है इस क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता है और दूसरा ये ड्रॉट रेजिस्टेंट रहती है। जहां हमें पानी की सुविधा ज्यादा नहीं होती है तो वहां पे भी ये क्रॉप इजीली ग्रो कर सकती है। एक बार हमने इसकी प्लांटेशन करनी है, 15 साल तक जो है लेवेंडर की जो प्लांट्स हैं वो रहते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा इसमें हमारे किसान भाइयों को मेहनत की भी जरूरत नहीं है। इसमें होइंग 2 बार करनी पड़ती है इसको, उसके साथ साथ इसको फर्टिगेशन करते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन जो है लेवेंडर की दिन ब दिन बढ़ रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो पहले ये लहरोद से शुरू हुई, भाला ब्लॉक में ये लहरोद पड़ता है, उसके साथ साथ फिर ये भद्रवा ब्लॉक में हमारी इसकी एक्सपेंशन हुई। तो हमारा अब ये फोकस है कि जो टेम्परेट एरियाज डिस्ट्रिक्ट डोडा के बाकी टेम्परेट एरियाज हैं जहां की इसकी कल्टीवेशन हो सकती है तो हम उन एरियाज में भी इसकी लेवेंडर की कल्टीवेशन को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसमें कि मरमत एरिया आ गया हमारा, बागवा का कुछ एरिया में हमने प्लांटेशन करवाई है, कास्तीगढ़ में कुछ एरियाज में करवाई है, आप डाली उद्यान पर में चले जाएं। इसके साथ साथ गंदो एरिया में भी फार्मर्स जो है इसकी जो कल्टीवेशन और इसके जो बेनिफिट देख के मोटिवेट हो रहे हैं और वो गंदो एरिया, बलेसा एरिया, वहां से भी फार्मर्स अब प्लांटिंग मटेरियल लेके अपने खेतों में इसकी प्लांटेशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो इसकी एक्सपेंशन ओवरऑल जितने भी हमारे टेम्परेट एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में वहां पे इसकी एक्सपेंशन हो रही है और जो किसान भाई हैं वो अच्छा मुनाफा इसकी खेती से कमा रहे हैं। सर पढ़ा लिखा नौजवान आपके इस लेवेंडर में साथ आ रहा है, वो इस चीज की खेती बाड़ी कर रहा है, तो उससे कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको और कितनी तेजी से आप काम कर रहे हैं? मैं बता दूं कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो लोग पहले यहाँ के कुछ नौजवान जो अच्छे पढ़े लिखे बाहर नौकरियां ढूंढने जाते थे, आज की डेट में यहाँ पे अपने स्टार्टअप स्टार्ट करके वो अच्छे अच्छे वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना रहे हैं। पहले हमारा जो लेवेंडर का ऑयल था यहाँ से एज ए रॉ मटेरियल जाता था, तो अब हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं, इसकी जो पढ़े लिखे नौजवान है, नए नए स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, इसके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एक तो उसका क्या है कि उनको जो मुनाफा अच्छा मिल रहा है और आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही नौजवान हमारे साथ जुड़ते रहे तो डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो है वो प्रोडक्शन
सिर्फ लेवेंडर ऑयल की प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी जो वैल्यू एडिशन है वो बाकी प्रोडक्ट्स भी बना के वो हमारे नौजवान यहाँ से सेल करके अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर में बनेगा बाबा साहेब आम्बेडकर धाम। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विचारधारा और योगदान को सहेजने के लिए ग्वालियर में एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी कि उनके अनुरोध पर वर्ष 2023 में ग्वालियर में बाबा साहेब आम्बेडकर धाम की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 8 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है और इस परियोजना का पहला चरण तेजी से निर्माणाधीन है। धाम परिसर में 20,000 वर्ग फीट का एक विशाल भवन बनेगा जा रहा है, जिससे बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन और विचारों से जुड़े संसाधनों को संग्रहित किया जाएगा। जहां एक तरफ सागर में भारतीय जनता पार्टी ने संत रविदास धाम स्थापित किया, वहीं ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर धाम 84 में डबरा के करीब स्थापित करने का निर्णय तत्कालीन सरकार ने 2023 में लिया था। मेरे अनुरोध पर 8 करोड़ की राशि भी दी गई थी, जिसके तहत पहला फेज का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। 20,000 स्क्वायर फुट का एक भव्य भवन बाबा साहब की स्मृति में 6 हॉल्स के साथ एक 74 सीटर डिजिटल लाइब्रेरी के साथ वहां स्थापित किया जा रहा है। और जब से 2024 में या 2023 के अंत में दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से दोबारा बनी, बाबा साहब अम्बेडकर के और संत रविदास जी के आशीर्वाद से संपूर्ण बहुमत के साथ 163 सीटों की सरकार बनी और मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने। उस दिसंबर से मेरी कोशिश दिन प्रतिदिन उनके साथ रही है कि 84 में इस अम्बेडकर धाम की जो पूर्ण कल्पना हमने की थी, जो 20 करोड़ रुपए की बजट के अंतर्गत दूसरा फेज भी निर्मित हमको करना था, उसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 12 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है, जिससे एक भव्य रूप हमारा धाम ले पाएगा। 20,000 स्क्वायर फुट अतिरिक्त, मतलब करीब करीब 41,000 स्क्वायर फुट का ये भवन बनेगा। इसमें मल्टीपर्पस हॉल बनेगी, लाइट एंड साउंड शो बनेगा और एक भव्य रूप हमारा ये भवन धारण कर पाएगा। ये एक तीर्थ स्थान से कम नहीं होगा। सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए, और जब मैं कहता हूं कि अनुयायियों के लिए तो मतलब 140 करोड़ जनता के लिए, हमारे संविधान के निर्माता की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ये कदम मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है। मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और उसी के साथ आज ग्वालियर में कई विकास कार्यों की भूमि पूजन भी की जा रही है। एक 112 करोड़ का 33 kVA का सबस्टेशन का भी नवनिर्माण किया जा रहा है, भूमि पूजन किया जा रहा है। कई स्कूल भवनों का 20 करोड़ रुपए के आधार पर, जो अपने आप में एक उदाहरण बनेंगे पूरे देश के लिए, पूरे स्मार्ट बोर्ड्स के साथ, ऑडिटोरियम के साथ बच्चों के लिए, उनका एक निर्माण कार्य किया जा रहा है। और 77 करोड़ का हमारा ISBT टर्मिनस, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, जो बहुत दिनों से तैयार बनकर रखा गया था, मेरे कई बार अनुरोध करने के बाद आज उसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों के द्वारा किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
रायपुर में पंचायत अध्यक्षों के लिए प्रशासनिक कार्यक्रम शुरू। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए एक प्रशासनिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ गांवों की धरती है। अगर हमें 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार बनाना है तो हर पंचायत को संकल्पबद्ध होकर अपना योगदान देना होगा। मंत्री ने कहा कि इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि को ग्राम विकास, नेतृत्व, पारदर्शिता और जन कल्याण योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में जगत रहने के संदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक समर्पित नेता पूरे जिले की दिशा और दशा बदलने की शक्ति होती है। अध्यक्षों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आज इकट्ठे हमारे 33 के 33 जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के साथ मुलाकात हो रही है, तो मैं आप सब लोगों को जीत की भी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हमारा ये देश गांवों का देश है, हमारा छत्तीसगढ़ भी गांवों का प्रदेश है, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है। तो एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस संकल्प है कि आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को मिले हैं जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जिनका मूल मंत्र है, और सब वर्ग के विकास के लिए रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोग को सौभाग्य से मिले, जो आज के समय में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, और जिन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर था, जिसको 11 साल में चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और उन्होंने अगर 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है तो उसमें सबको सहयोगी बनना पड़ेगा। खाली अकेले प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी ये काम है। और हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, और उसके अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। और अगर हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का सबका उसमें योगदान जरूरी है। और आप सब लोग तो एक एक पूरे जिले के विकास के रीढ़ के हड्डी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाते। तो आप लोगों पर तो बहुत बड़ी भूमिका है, मतलब बहुत बड़ी आप लोगों की इसमें भूमिका रहने वाली है। और एक व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। हमने तो अनेकों लोगों को देखा है कि एक एक आदमी इतिहास बदलने का काम किए, और आप लोग तो एक एक जिला को अगर चाहेंगे तो जिले में क्या नहीं हो सकता है, जिले का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं आप लोग। लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपाल खेमका हत्याकांड पर गरमाई सियासत। गोपाल खेमका हत्याकांड ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। रोज चोरी, लूट और हत्या की घटनाएं सामने आ रही है। ये दर्शाता है कि राज्य में आपराधिकों के हौसले बुलंद है और प्रशासन का इकबाल कमजोर पड़ा है। पटना में एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई है, इसे लेकर आप क्या देखते हैं? लेकिन दुखद है, बिहार में लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और एक तरफ से हमारे नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार ये दावा करती है कि हम सुशासन
से ये प्रदेश चला रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, लेकिन हकीकत यह है कि डकैती, लूट, हत्या एक आम बात होकर रह गई है बिहार में। सर, कल आर्मी जो डिप्यूटी आर्मी चीफ है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाइना लाइव इनपुट्स दे रही थी। जब वो DCMO लेवल की मीटिंग में थे तो उन्हें हमारी हर चीज पता थी। तो इस बयान को आप कैसे? नहीं, बात तो चिंता का है, और ये बात राहुल जी ने बहुत पहले, आज से लगभग 3 साल पहले ये बात कही थी कि हमारी गलत नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान एक साथ हो गए, और ये हमारे लिए, हमारी सीमाओं के लिए बहुत खतरे की बात है। लेकिन उस समय सरकार ने उसका मजाक उड़ाया था। अब हकीकत सामने आ रही है कि चीन जिस प्रकार से पाकिस्तान के पीछे खड़ा है वो हम सब के लिए, भारत के लिए चिंता का विषय है। सर, राहुल गांधी जी ने एक पीयूष गोयल के स्टेटमेंट जो ट्रेड डील है उसको लेकर उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि पीयूष गोयल कितनी भी छाती पीट ले, लेकिन वो ट्रम्प का जो टाइमलाइन दिया है वो उसी में करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा है। देखिए, ट्रम्प का जो भारत के प्रति जो एटीट्यूड है वो हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ट्रम्प में किसी तरह का कंसेशन भारत को देने को तैयार नहीं है, और आगे भी हमको उम्मीद नहीं है कि उनका रवैया बदलेगा, ऐसा नहीं लगता है। सर, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में आज दोनों ठाकरे ब्रदर्स रियूनाइट हो गए 20 सालों के बाद, लेकिन सर समाजवादी पार्टी MP है राजीव राय, उन्होंने कहा कि उनका रियूनियन से कोई इशू नहीं है, लेकिन जो हिंदी भाषियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो सभी लोग कंडेम कर रहे हैं कि भाषा के नाम पर या और किसी मामले को लेकर अगर एक राज्य विशेष के लोगों को या उत्तर भारतीयों को, उनको अगर परेशान किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो कोई भी इस बात को सही नहीं करार देगा, और MNS को और उद्धव ठाकरे जी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदित्य और अमित ठाकरे मंच पर साथ साथ मुंबई की राजनीति में आज एक मंच पर खास पहल देखने को मिला, जब शिवसेना युबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे एक मंच पर साथ नजर आए। ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि ठाकरे परिवार के 2 युवा चेहरों की एकता का प्रतीक बन गई। आदित्य और अमित ने एक मंच साझा करते हुए न सिर्फ जनता को संबोधित किया बल्कि सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को गले भी लगाया। ये दृश्य ने दोनों की पार्टियों के समर्थकों को भावुक कर दिया। लंबे समय से शिवसेना और MNS के बीच चल रहे राजनीतिक मतभेदों के बीच ये एक नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। मला वाटतं ह्यापेक्षा म्हणजे आपण तर आता मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे आवाज कुणाचा? आवाज मराठीचा, आवाज मराठीचा, आवाज कुणाचा? धन्यवाद. आणि आता मी विनंती करतो की राष्ट्रगीताची धून आपण लावूया आणि आपण हा कार्यक्रम संपल्याचं जाहीर करूया. राष्ट्रगीतासाठी सगळ्या जणांनी शिस्तीत उभं राहावं ही नम्र विनंती. राष्ट्रगीत सुरू करत आहोत.
आयोजकांचे आणि उपस्थित सर्व मराठी जनांचे आभार मानून आजचा हा भव्य कार्यक्रम संपल्याचं मी जाहीर करतो. आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. सर्व पोलिसांचे, पत्रकार आणि हो, जी मंडळी बाहेर आली आणि आतमध्ये येऊ शकली नाहीत त्यांच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून त्यांचेही आभार मानतो. आणि तमाम महाराष्ट्रीय जनतेचं या दिवशी मैं अभिनंदन करता हूं और आभार मानता हूं. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जय बाबू जय भीम पर नारा क्यों? एनवी सुभाष हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम में जो नारे लगाए गए हैं, जय बाबू जय भीम जय संविधान, उनमें मौजूद लोग खुद उलझने में थे कि आखिर नारा क्या है और वे क्या बोल रहे हैं। सुभाष ने कहा कि खड़गे और उनकी पार्टी दिल्ली से सिर्फ बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधने आए थे, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम के असली मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ बीआरएस को कोसते हैं और झूठे वादे करते हैं, जबकि जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो तेलंगाना राज्य में आके उनका मुद्दा था जय बापू जय भीम और जय संविधान, मगर यहाँ पर जो आम लोग उनके सभा में जो शामिल हुआ वो ये परेशान हो रहे कि आपका नारा क्या था और अब जो बात क्या की है। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का राज्य को और भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ कमेंट करने के लिए दिल्ली से इतना दूर आया। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना पूछती है आपको कि आपका मुद्दा क्या हुआ, आपका वादा क्या हुआ। जो रेवंत रेड्डी जी पहले टीपीसीसी का अध्यक्ष था, कांग्रेस पार्टी अपना बीआरएस पार्टी को लगातार वो हमला किया कि हम लोग जब राज में आए 6 गारंटीज और 420 एक इश्यूज जो है वो सब अपना प्रॉमिसेस जो किए वो फुलफिल करने के वजह आज सिर्फ संविधान के बारे में कुछ भी बात नहीं किए, बापूजी के बात में आप तो कुछ भी बात ही नहीं किए और जय भीम के बारे में कुछ बात नहीं किए। सिर्फ एक ही मुद्दा था कि मोदी की सरकार को लगातार हमला करके गाली देके गए। हम ये भी पूछते हैं क्या आप बापू का ख्वाब, महात्मा गांधी जी का ख्वाब क्यों आप फुलफिल किए? नहीं। आप संविधान के बारे में क्या किए? संविधान के बारे में आपका नेता आपका एक संविधान का जो किताब लेके पूरा देश में और पूरा राज्य में और विदेश में जाके सिर्फ संविधान के बारे में उल्टा सीधा बात करते रहते। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम बेहोश है, अफसर चला रहे हैं सरकार, बोले तेजस्वी यादव। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। आज राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खेमका के परियोजनों से मुलाकात की और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा, ये एक भयानक और बेहद दुखद घटना है। पटना के बीचों बीच दिन दहाड़े हत्या होती है और पुलिस को मौके पर पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि 6 साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हुई थी, लेकिन आज तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। ये बिहार की कानून व्यवस्था का हाल है। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वेश्वरैया भवन मिनिस्ट्री के बाहर वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है।
और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। प्रधानमंत्री जी आए तो जरा पूछिएगा ये कौन सा राज है। बेटे की भी हत्या हो गई 6 साल पहले, आज पिता की हत्या हो गई, पूरा परिवार एक तरह से खत्म हो गया। बहुत ही दर्दनाक है, पूरा बिहार हिल चुका है। कोई महफूज आज के डेट में सेफ नहीं है। आप समझिए कौन सेफ बचा? आपके घर के बाहर भी गोली चली, क्या लगा कि सही में कोई पकड़ा ही नहीं गया ना अब तक। डर भी लगता है कि इस तरह की अरे अब डर क्या, अब तो लोग मान कर बैठे कब अपराधी आएगा, किसको ठोक के चला जाएगा। डर क्या है, लोग वो अपना काम तो करेगा ही। नीतीश जी ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक आए नहीं। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या हुई, क्या इंसाफ मिला इनको? क्या अपराधी पकड़ा गया? उस समय भी यही चिक चिक के भाजपा की सरकार थी, कह रही थी। क्या आपको लगता है कि नीतीश जी को सब कुछ पता है जो आज वो अचेत अवस्था में है, उनको कुछ नहीं पता, टायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग पटना का क्या कारण है कि 3 महीने में 3 एसपी बदल गए? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 2027 में भी अधूरा रह जाएगा अखिलेश का सपना। लखनऊ में सियासी घमासान की बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और जनता अब इसकी हकीकत भली भांति जान चुकी है। ब्रजेश पाठक ने कहा, जब समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 में सत्ता में थी तब अपराध, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद अपने चरम पर था। अखिलेश यादव ने इन सभी को गले लगाया। डिप्टी सीएम ने आगे कहा, जनता ने समाजवादी पार्टी को 2017 और 2022 के करारी शिरकत देकर उनके कर्मों का जवाब दिया। अब 2027 में भी सत्ता में लौटने का सपना अधूरा ही रह गया। ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को छोटी याददाश्त वाला समझते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में सोचते हैं कभी भी उन्हें गुमराह कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी को अच्छी तरह समझते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ये बताएं कि 12 से 17 में जब उनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश को अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को धरातल पर उतारते हुए उसे अंगीकार करने का काम किया था। चारों तरफ भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, अराजकता का, कानून व्यवस्था के भंजक लोगों का बोलबाला था। आज हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो कुकृत्य किए थे उसकी सजा जनता ने इन्हें 17 में हरा करके, 22 में हरा करके दे दी है। और 27 के लिए ये जो कुर्ता पैजामा सिला करके घूम रहे हैं, इनके कभी भी सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि चाहे वन भूमि पर कब्जे हों, चाहे जंगल पर कब्जे हों, समाजवादी पार्टी के लोग झंडा लगा करके वन भूमि को कब्जा करते थे और पूरी तरह से जंगलों को काटने में लगे हुए थे। हमारी सरकार 17 से जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, हम दावे के साथ कह सकते हैं जल, जंगल और जमीन को लेकर के प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार ने पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। जंगलों पर कब्जे करने की आज हिम्मत किसी की नहीं है। वन माफिया, भू माफियाओं को जेल की सीटों के पीछे ठूसने का काम किया गया है। खनन को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया को तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। खनन के मामले में इनके मंत्री रोज बदले जाते थे। कभी राज्य मंत्री होते थे, तीसरे दिन उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता था और उनकी तस्वीर पैरों के नीचे बैठ करके छपती थी कि मैं आपका चरण का सेवक हूं, तब उन्हें मंत्री बनाया जाता था खनन जैसे महत्वपूर्ण विभाग का। अतिक्रमण की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह समझना चाहिए, इनके लोगों ने ही सरकारी भूमि पर कब्जा करके एक अभियान चला करके अपने लोगों को उपकृत करने का काम किया था। आज उन्होंने ये भी कहा, स्वास्थ्य विभाग पर भी टिप्पणी करने का काम किया है, कुत्ते काटने के बारे में कहा, स्नेक बाइट के इंजेक्शन के बारे में कहा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, परीक्षण कर लें, माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, हमारे सभी सीएससी लेबर के सेंटरों पर जहां पर वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए, अनुमन्य हो, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखा है, अनुमन्य और सभी सीएससी सेंटरों पर कुत्ता काटी की इंजेक्शन और सांप काटने के इंजेक्शन, बंदर काटने के इंजेक्शन उपलब्ध है और हर स्थिति में 100% दवाइयां सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं और निःशुल्क दी जा रही हैं।
समाजवादी पार्टी कभी अपने शासनकाल के अखबारों की कटिंग भी देख ले, अस्पतालों को, स्कूलों को तबेले बना करके रख दिया था। समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से जनता के धनराशि का व्यक्तिगत संसाधनों की तरह उपयोग करने का काम किया था, सरकारी संसाधनों को लूट मचाने का काम किया था, समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था। रिवर फ्रंट जिस ढंग से मां गंगा की जो सहयोगी नदी है, हम लखनऊ वासी गोमती नदी को मां गंगा की तरह पूजते थे। पूरी तरह से गोमती की धारा को पक्का करके उन्होंने पर्यावरण के विपरीत काम किया और उस पर भी घोटाले दर घोटाले हुए। जो कुछ 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसको 1000 करोड़ से ऊपर पहुंचा करके पूरी तरह से जनता के धन की बंदरबाट की गई। आज उस पर भी इनको बोलने का अधिकार नहीं है। नमामि गंगे के बारे में चर्चा करते हैं। आज उत्तर प्रदेश भर में जो हमारी मां गंगा सहित जितनी भी नदियां हैं उनका पुनरुद्धार हो रहा है, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आसपास का क्षेत्र जो था उसे डेवलप किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम मां गंगा के दोनों साइडों में हम जीरो रासायनिक खाद का उपयोग करके अब पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी देखें, आज उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। गेहूं उत्पादन में हम पूरे देश में नंबर 1 पर हैं और दुग्ध उत्पादन में हम बड़े बड़े राज्यों को पछाड़ करके पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। अखिलेश यादव जी को आंकड़े प्रमाणित करके देखने चाहिए। और जहां तक JPNIC, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय महाविद्यालय का नया भवन हुआ उद्घाटित। जयपुर के विद्याधर नगर स्थित राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन आज हुआ है। इस मौके पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि कॉलेज में अब तक 240 छात्राओं ने दाखिला लिया है, जो इनकी लगभग पूरी क्षमता है। दिया कुमारी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा ने कॉलेज को 5 करोड़ रुपए का आवंटित अनुदान देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य यह है कि महाविद्यालय का विस्तार करना और कक्षाओं की संख्या बढ़ाना है, ताकि अधिक छात्राओं को गुणवत्ता शिक्षा मिल सके। विद्याधर नगर क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की मिली है, कब तक ये शुरू है, कितनी लागत इसमें आएगी? अब आज क्योंकि लोकार्पण हो चुका है, कितने बच्चे रह पाएंगे इसमें, कितने स्टेज है इसकी? अभी तो 240 एडमिशंस हो चुके हैं और इसकी लगभग स्ट्रेंथ भी उतनी ही है। कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी प्रेम जी बैरवा जी के द्वारा आज एक घोषणा भी हुई है, तो लगभग 5 करोड़ और आज उन्होंने कॉलेज को दिए हैं। तो बिल्कुल इसको और थोड़ा बड़ा करने की आवश्यकता है, क्लासरूम्स बढ़ाने की कर देंगे, वो भी आवश्यकता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा ये जो पूरा परिसर बन चुका है, कॉलेज बिल्डिंग बहुत भव्य बनी है और बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में ये कंप्लीट भी हुई है। ये 1.5 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन 1.5 साल के अंदर अंदर पूरी बिल्डिंग बन गई है। हमारी गर्ल्स इतनी खुश हैं कि अब उनको बाहर कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उनकी पढ़ाई होगी। हायर एजुकेशन के लिए उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत मैं खुश हूँ कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए इतना बड़ा काम हुआ है मेरे क्षेत्र में। अटल जी के नाम पर अटल पथ का निर्माण कराया जा रहा है, कल एक्सटेंशन में आपने दी है, कितनी राहत मिल पाएगी, कितने जिलों को इससे फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी बहुत बड़ी जो सौगात है जो मिली है, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और अटल पथ जो है हमारे वैसे भी पिछली हमारी बजट में भी घोषणा की थी, उसके बाद भी हम लोगों ने और घोषणा की है। लगातार ये जितने भी हमारे नए नगर निकाय हैं उनमें हम लोग ये अटल पथ देते रहेंगे और भी इसके अलावा भी अगर आवश्यकता होगी कहीं भी तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग सड़कें भी देंगे और विकास के काम भी होंगे। इसमें कोई भी कमी नहीं होगी। जो सड़कों का जाल बिछा है हमारी सरकार में, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी केंद्र सरकार का कि इसमें भी बहुत बड़ा जो एक ये उनके द्वारा भी बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को मिली है। उन्होंने भी अपने एनुअल प्लान में राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात दी है, तो उसके लिए भी माननीय गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SCL ने उत्पादन बढ़ाने के बड़े लक्ष्य घोषित किए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तांबे के उत्पादन को बढ़ाने के बड़े लक्ष्य घोषित किए हैं। कंपनी ने CMD अतिरिक्त प्रभाव को निर्देश वित्त सचिव कुमार सिंह ने बताया कि
घाटशिला बंद पड़ी है। खदान को पिछले साल फिर से शुरू किया गया था और इस साल वे अंत तक 2 और खदानों को खोदने की योजना बना रहे हैं। इस कंपनी का कुल तांबा उत्पादन बढ़ेगा। विशेष रूप से मलांचखंड खदान जो पहले खुली खदान थी अब भूमिगत खदान में बदल गई है। आने वाले वित्त वर्ष 2024-2025 में इसका पूरा उत्पादन भूमिगत ऑपरेशन से आएगा। अगले 5 वर्षों में कंपनी का लक्ष्य इस उत्पादन को वर्तमान 4 मिलियन टन तक बढ़ाकर 12 मिलियन टन तक ले जाना है। इसे भारत के तांबे की मांग को पूरा करने में हिंदुस्तान कॉपर या योगदान 5% से बढ़कर 6 से 7% तक हो सकेगा। लक्ष्य क्या है और कितना हम लोग प्रोडक्शन कर पाए? देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें कि पिछले 11 वर्षों में हमारी जो हिंदुस्तान कॉपर की टीम है उसके अथक प्रयास से हम लोग अपनी माइनिंग ऑपरेशंस को स्टेबल कर रहे हैं। इस प्रयास में हमारी जो खदानें बंद थी घाटशिला में सालों से, उसमें से एक खदान हमारी पिछले साल चालू हो गई है। इस साल के अंत तक हम 2 और खदानों को चालू करेंगे जिससे कि हमारा कॉपर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जहां तक मलंजखंड माइन का सवाल है, ये पहले ओपन कास्ट थी, इसको हमने अंडरग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया और इस साल 24-25 का जो इसका प्रदर्शन है ये पूरा अंडरग्राउंड माइन से हुआ है। आने वाले 5 सालों में इसका प्रोडक्शन भी हम डबल करेंगे। तो आज जहां हम हैं 4 मिलियन के आसपास, इससे हम लगभग 12 मिलियन के आसपास 6 साल में 30-31 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देश की जो जरूरत है वो बहुत बड़ा टारगेट है। बिल्कुल, उस दिशा में किस तरीके से ये प्रयास इसी तरह से हो सकता है कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, जल्दी से बढ़ाएं और जो कॉपर कॉन्सेंट्रेट हम बनाते हैं वो ज्यादा मात्रा में बनाएं, तभी ये 5% बढ़ के 6 हो सकता है, 6 बढ़ के 7 हो सकता है और हम अपनी देश की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देश को कॉपर की बहुत जरूरत है। आपने एक जिक्र किया कि एआई में भी कॉपर है। जी जी जी, देखिए एआई जो है ना, एआई के लिए डेटा सेंटर्स बनते हैं। जो डेटा सेंटर्स हैं एआई वाले, ये तो पहले नहीं हुआ करते थे, तो ये तो अभी पिछले 1-1.5 साल की उत्पत्ति है। तो ये जो डेटा सेंटर्स हैं ये बहुत कॉपर कंज्यूम करते हैं। आप देखते हैं ना, उसमें बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वायरिंग होती है। तो ओवरऑल अगर एक डेटा सेंटर को आप लीजिए तो उसमें कॉपर का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ये अभी तक तो हम जानते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेट्रोज, रेलवेज, एरोप्लेन्स, ट्रांसमिशन लाइन्स, केबल्स, अब ये एक अलग माध्यम भी जुड़ गया है जो कॉपर की जरूरत को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। आपने एक जिक्र और भी किया कि इंटरनेशनली एक एमओयू साइन हुई। जी जी जी, उसके पीछे का देखिए, हमने इंटरनेशनल एमओयू जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये हमने कोडेल्को एक कंपनी है चिली की जो हमारी तरह सरकारी कंपनी है, उसके साथ हमने 1 अप्रैल 2025 को दिल्ली में किया था। इसमें हमारे 3 पैरामीटर्स हैं। पहला तो वो हमको एक्सप्लोरेशन में मदद करेंगे क्योंकि हमें डीप एक्सप्लोरेशन करना है 1 किलोमीटर के नीचे। दूसरा, वो हमको वर्ल्ड की बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे। और जो हमारे माइंस, तीनों माइंस की अपनी अपनी समस्या है। आज आपने देखा पानी की समस्या है, पानी छू रहा है चारों तरफ से, हम इसको पंप आउट करते रहते हैं लगातार। और भी चीजें हैं कि कैसे बेनिफिशिएशन इतना बढ़िया हो कि कॉपर का ग्रेड का जो परसेंटेज हम 0.8 से 26-27 ले जाते हैं और 28-29 हो जाए तीनों माइंस में। घाटशिला का प्रोडक्शन तेजी से कैसे रैंप अप, इन सब विषयों पर वो हमारी बातचीत उनसे हुई है। हमारी पूरी टीम उनसे इंटरेक्ट कर रही है। वो 23 जून को ही भारत देश आ गए हैं और अभी फिलहाल आज की तारीख में तो वो इत्तेफाकन मलंजखंड में है और शायद कल शाम को थोड़ी बहुत इंटरेक्शन आप लोगों से हुआ था, आपने देखा भी था, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। तो ये बातचीत जारी है और ये 10-11 तारीख को 10 को जब वो कलकत्ता पहुंचेंगे तो ये समअप होगा और 11 को हम भारत सरकार के मंत्रालय में जाकर के इसको ब्रीफ करेंगे और फर्दर आगे बढ़ने का तरीका ढूंढेंगे। हमारा एक्सपेंशन का क्या प्लान है? एक्सपेंशन आज की तारीख में जो हमारे 5-6 साल 30-31 माने 6 साल के बाद का जो टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया है वो 4 से 12 का है। जैसे इस खदान का प्रोडक्शन लगभग डबल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, खेतरी भी बढ़ जाएगी और घाटशिला की जो मैंने बताया 2 महीने वहां बंद है वो चालू हो जाएंगी इस साल के अंत में। लास्ट क्वार्टर में हमारा टारगेट है चालू करने का, तो अगले साल से उनसे भी प्रोडक्शन होने लगेगा। तो ये सारी चीजें जो बंद माइन है, रीस्टार्ट होना, जो हमारी एग्जिस्टिंग माइंस है उसकी कैपेसिटी को एक्सपैंड करना, मतलब एक्सपेंशन और रीस्टार्ट, ये दोनों जोड़ करके हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। विकसित भारत का संकल्प जो देश का है उसमें एचसीएल क्या योगदान? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं ये अमृतकाल का समय है, जो आने वाला समय है ये अमृतकाल का है। इसका इस्तेमाल हमें बहुत अच्छे से करना है
और जो विकसित भारत हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने हमको एक नारा दिया है 2047 तक हमको विकसित हो जाना है, उसके रास्ते पे हम जो चल रहे हैं उसमें हम अपने कॉपर का जो भी योगदान है जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा देश की प्रगति में हम करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें अपने सारी क्षमताओं को देखते हुए। मंत्री ने एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया 2047 तक का, उसमें उसे किस तरीके से देखते हैं, उसमें क्या अपना योगदान? देखिए, उसमें जो हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कल हैदराबाद से लॉन्च किया है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही कि उसमें हमको एक टाइमलाइंस दिया गया है, ठीक है, क्या क्या हमें करना है, कैसे प्रोडक्शंस को बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाना है, रिसाइकलिंग कैसे करनी, कई चीजें उसमें निकल के आई हैं और एक रोड मैप है। बेसिकली विजन डॉक्यूमेंट हमारा एक रोड मैप है। आप उस किताब को देखेंगे तो आपके लिए उसमें दिशा निर्देश दिए हुए कैसे करना है, क्योंकि उसमें सारी कॉपर की इंडस्ट्रीज का समागम है। तो वो एक रोड मैप है जो आदरणीय मंत्री जी ने लॉन्च किया है और उस पर हमको आगे बढ़ना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं और इत्तेफाकन मैं भूल गया, कॉपर एक डिवाइन मेटल है। तो जो हमने एमओयूज अपने बड़े महारत्नों से किए हैं ये एक डिवाइन अलायंस है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान कॉपर, लोगों को जरूरत है हिंदुस्तान कॉपर की आज के समय में विकसित भारत में आने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने कहा, जांच कई पहलुओं पर जारी है। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या मामले में बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जांच की वर्तमान स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कई पहलुओं पर चल रही है और कई टीमें सक्रिय है। विशेष रूप से वैशाली पुलिस भी इस जांच में लगी है, क्योंकि 2018 में गोपाल खेमका के पुत्र गुंजन खेमका की भी हत्या वैशाली नगर में ही हुई थी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों मामलों के बीच कोई संबंध है। डीजीपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा जारी है, जिससे हमलावरों को घटना के बाद भागते हुए देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। हालांकि सूचना प्राप्ति कुछ देर में हुई थी। जांच इस बात की भी है कि क्या सूचना पहले किसी को मिली थी और अगर हाँ तो इसमें किसी की लापरवाही तो नहीं है। चल रही है और कई सारे आयामों पे जांच चल रही है। हत्या के कारणों पर भी काफ़ी गहराई से तफ्तीश चल रही है। कई टीमें कार्य कर रही है। पटना पुलिस काम कर रही है, वैशाली पुलिस भी काम कर रही है इस पे, क्योंकि वैशाली में 2018 में औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोपाल खेमका जी के पुत्र जो गुंजन खेमका थे उनकी हत्या हुई थी। उसमें चार्जशीट हुआ था 2018 में ही 4 लोगों के खिलाफ। तो वैशाली पुलिस भी जांच कर रही है कि कहीं जो बेल पर छूटे हुए उस कांड के अभियुक्त हैं कहीं उनके द्वारा तो नहीं इसमें किसी प्रकार की घटना की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जो मोटरसाइकिल पर एक हत्यारा दिख रहा है वहाँ से रिट्रीट करते हुए और गाड़ी रुकने के बाद जाते हुए, उसके बारे में भी सीसीटीवी जो नेटवर्क हमारा है उससे उसकी जानकारी ली जा रही है। अन्य सारे जो डिजिटल एविडेंस संकलन के तौर तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल करके और भी जानकारियाँ हासिल की जा रही है। तो पुलिस की टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई है। एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिजन का एक आरोप है कि पुलिस लेट से सूचना देने के बाद लेट से पहुंची। नहीं, सूचना मिलने के बाद पुलिस लेट नहीं की है। घटना के बाद इमीडिएटली इंजर्ड हालत में, जख्मी हालत में उनको लेकर के यूनिवर्सल अस्पताल करीब 12 बजे के आसपास उनके परिजन गए हैं। वहाँ पर जाने के बाद कंकरबाग थाना को सूचित किया गया है हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा। कंकरबाग थाना अध्यक्ष बिना समय गंवाए इमीडिएटली पहुँचा है चंद मिनटों के अंतराल पर। फिर वहाँ जाने के बाद जब वो पूरी जानकारी उसको मिली है तो उसने गांधी मैदान थानाध्यक्ष को खबर किया है, कंकरबाग थानाध्यक्ष। तो ये पूरे प्रकरण में करीब 50 मिनट विलम्ब हुआ है घटना के बाद से। तो करीब 12 बज के कुछ मिनट पर थानाध्यक्ष गांधी मैदान को सूचना मिली है। थानाध्यक्ष सूचना मिलते ही तुरंत वहाँ पे गए हैं। उसके बाद डीएसपी और सिटी एसपी 1:30 बजे वहाँ पहुँची हैं। डीएसपी 12:50 के आसपास वहाँ पे पहुँचा है।
तो घटना की जानकारी मिलने के बाद जो पुलिस का जो प्रतिक्रिया है, जो समय है, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन शुरू में प्रारंभ में घटना की सूचना नहीं मिल पाई है। डायल 112 भी वहाँ कारगिल चौक पे था, डायल 112 को भी कंट्रोल रूम में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि परिजनों का सबसे उच्च प्राथमिकता था कि उनको जल्द से जल्द रस करा जाए हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर अन्य प्रकार के जो कार्रवाइयाँ हैं वो किया जाए। तो उसमें कुछ 50 मिनट का विलम्ब हुआ है, जो यदि तुरंत डायल 112 या थाना को खबर होता तो नहीं होता। लेकिन हम लोग इसकी भी जांच कराएंगे कि यदि किसी अन्य के द्वारा यदि थाना में सूचना मिली है और उसको यदि सप्रेस किया, अभी तक जो जांच आई है उसमें आ रहा है कि जैसे ही थाना को सूचना मिली है उसके बाद थाना अपनी कार्रवाई में लग गई। 16-17 घंटे की कवायद के बाद आप इतनी कवायद कर रहे हैं, कुछ लीड आउट मिला है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछली भी जो घटना हुई थी 2018 में, वो जमीन क्रय विक्रय को लेकर के हुई थी, घटना हुई थी। इसमें भी ये व्यवसायिक कारणों को ढूंढा जा रहा है कि व्यवसायिक कौन से कारण है। हाल के दिनों में यदि कोई किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता, लेन देन वगैरह का है तो सभी बिंदुओं पर खंगाला जा रहा है कारण। बेऊर कनेक्शन भी आ रहा है क्या? जिस तरह से अभी 14 थाने की पुलिस गई है बेऊर में रेड करने, कुछ लिंक आया है? नहीं, नॉर्मली कोई भी गंभीर अपराध होता है तो हम लोग जेल पर भी, चूंकि जेल से अपराध की योजना बनाई जाती है जेल में संदिग्ध अपराधियों के द्वारा, तो हम लोग जेल पर भी, ताकि कोई फर्दर भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं उसको निवारित किया जा सके, इसलिए जेल पे हम लोग चेकिंग अभी करवाएं। बांकीपुर के सभी क्लब के सभी साथियों को ये जानकारी रहती थी, जो अन्य साथी 9:30 के आसपास निकल जाते थे। खेमका जी अपने कुछ साथियों के साथ प्लेइंग कार्ड्स ताश खेलते थे, तो रोज इस 11 साढ़े 11 बजे निकलते थे। इसकी जानकारी शायद अपराधियों को भी किसी माध्यम से मिली होगी, जो रोज ये लेट निकलते हैं। नहीं, अपराधी चूंकि वहाँ गेट पे घात लगा करके बैठा था, इसलिए और इनका अक्सर करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में आते थे, आना जाना था, और रेगुलर लगभग 11:30-12 बजे आते थे। तो ऐसा प्रतीत होता कि अपराधी को इसकी जानकारी थी, इनके आने जाने के समय के बारे में अपराधी निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त किए होंगे, उसके बाद ही इस तरह की योजना बनाए। इनके पास बॉडीगार्ड भी थी, तो क्या बॉडीगार्ड उस समय उनके साथ नहीं थे? नहीं, बॉडीगार्ड इनको 2018 में उपलब्ध कराया गया था। उस समय हम लोग CID से केस का अनुसंधान करवाए थे, जो इनके पुत्र की हत्या हुई थी, उस समय इनको बॉडीगार्ड दिया गया था। बॉडीगार्ड लगभग 6 साल तक इनके पास था। 2024 अप्रैल तक इनके पास बॉडीगार्ड था। पिछले पार्लियामेंट चुनाव में इन्होंने बॉडीगार्ड पेमेंट के बेसिस पे था। पार्लियामेंट चुनाव में बॉडीगार्ड क्लोज हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा जब वापस करने की बात थी तो इन्होंने अपनी स्वेच्छा से भुगतान के आधार पे बॉडीगार्ड नहीं रखने का निर्णय लिया था। तो पिछले करीब 1 साल से इनके पास बॉडीगार्ड नहीं था, 6 साल बॉडीगार्ड था इनके पास। और आज सुबह इनके जो पुत्र हैं डॉक्टर गौरव, उनको 2 अंगरक्षक अभी तत्काल प्रदान किया गया है, सुबह सुबह मुहैया करा दी गई है, परिवार और उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सर, लास्ट क्वेश्चन, ये जो व्यवसायी वर्ग आक्रोशित है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मतलब टाइम फ्रेम कुछ दे रहे हैं कि टाइम फ्रेम नहीं, अनुसंधान हो जाएगा कंप्लीट? नहीं, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लगभग 12 से अधिक प्रतिनिधि हमसे कुछ देर पहले मिले हैं और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इस घटना का उद्भेदन होगा और इसके बाद यदि इस तरह की कहीं भी वल्नरेबिलिटी आएगी, उद्योगपति के संबंध में किसी भी प्रकार का खतरा आएगा, तो उनको हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनको सुरक्षा के प्रति हम लोग गंभीर रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंडी के थुनाग बाजार में तबाही का मंजर। ये दृश्य है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के थुनाग बाजार का, जहां कुदरत ने कहर ने हर दिशा में तबाही के निशान छोड़ दिए हैं। ड्रोन से लिया गया ये वीडियो साफ दिखाता है कि कैसे बादल फटने के बाद बाढ़ की वजह से सड़क बेहद क्षतिग्रस्त हो गई है, दुकानें और घर मल में तब्दील हो गए हैं और स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन भूस्खलन और लगातार बारिश की वजह से ये मुश्किलें लगातार बढ़ रही है।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोराटपुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान, 480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोरापुट जिले में ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए 480 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस खास मौके पर ओडिशा सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, स्कूल और जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़, कोरापुट से सांसद स्वप्नगिरी शंकर उलाका और देश भर के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कुलदीप भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा 6 मुख्य शैक्षणिक संस्थानों से के साथ हुए MOU, जिनमें IIT भुवनेश्वर, NIT राउरकेला, NISER भुवनेश्वर, IIM संबलपुर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल है। जी कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2-3 कथा नुआ की जोड़ा गला। एक तो ओडिशा रे जो अन्य प्रतिष्ठित केंद्रीय संगठन गुड़िक अच्छी शिक्षानुष्ठान गुड़िक अच्छी जमती IIT भुवनेश्वर, NIT राउरकेला, IIM संबलपुर, आइजर ब्रह्मपुर, केंद्रीय संस्कृत प्रतिष्ठान सदाशिव कैंपस पुरी ये गुड़िकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट संगे MOU करागला। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहूँ कोलाबोरेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन करने एठी से इंस्टीट्यूशन गुड़िक सांगे मिसिकी किमती एठिकार कैंपस नुआ कोर्स योजना करा पारे, नुआ पाठ पढ़ाई सेठिकार प्राध्यापक मैंने आसिक एठी पाठ पढ़ाई पारे, एठिकार पिला माने जिम जाइकी IIT रे भी किछ समय बितेकी निजर हराइजन को एक्सपैंड करि परिबे, अन्य राज्यर इंस्टीट्यूशन गुड़ी को भी जाइपारे। ये सबू एक गोटे बेसिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एकेडमिक एक्सीलेंस शिक्षार श्रेष्ठता गोटे MOU करागला। ता सह कोरापुट अंचल उद्यमिता बढ़ावा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा भी गोटे आज MOU करागला। ता सह आज ये पाखापाखि 610 कोटी टंकार 130 कोटी टंका पाखापाखि प्रकल्पर आज लोकार्पण करागला। ता छाड़ी आउ 480 कोटी टंकार फेज 2 रो कामर शुभारंभ कर शिलान्यास करागला। या द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट जो बहु आकांक्षित कलेबर अपेक्षा थिला सेटा आज गोटे प्रकार पूर्णांग गति नबार रूप नब। ता छाड़ी खूब शीघ्र ये अधारू अधिका फैकल्टी पोस्ट भरागला, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी भरागला। आगामी वर्षे 2 वर्ष भितर को पूरा भर्ती करके गत वर्ष भितर ये एग्रीकल्चर, डायरी साइंस, ये लॉजिस्टिक, ये फॉरेस्ट्री कोर्स सब खोल जाए। एठिकार आसला एठिकार नागरिक माने एठिकार समाज लोक मैंने मिसिकी एठिकार ओडिशार उच्च शिक्षा मंत्री आउ स्कूल शिक्षा मंत्री उभय मते अंचल जे आमर प्रभारी मंत्री दायित्व मंत्री श्री जेना गोकुलानंद मल्लिक एम समस्ते मिसिकी मते कहले जे अविभक्त कोरापुट जिले में गुणात्मक इंजीनियरिंग कॉलेज ना, ये पॉलिटेक्निक अच्छी, ITI अच्छी, किंतु गुणात्मक इंजीनियरिंग कॉलेज ना। आमे भारत सरकार तरफरु केंद्रीय विश्वविद्यालय रे आमे आगामी शिक्षा वर्ष आधुनिक विषय को लेकिन मान जमी आज विषय है डाटा साइंस, आज विषय है कंप्यूटर साइंस तथा AI, आज विषय है मशीन लर्निंग, ये सबू गुड़िक आज विषय है मेडिटेक पाठ पढ़ार व्यवस्था, ये सबू गुड़िकर किसी अत्याधुनिक विषय को मिसेकी आमे ये जिले में अविभक्त कोरापुट जिले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अच्छी, ये नेल्को अच्छी, ये उत्कल आलुमिनियम भाया प्रतिष्ठित कारखाना अच्छी, ये पड़िशा कलाहांडी जिले में वेदांत आलुमिनियम अच्छी। ये जिले में अपार खनिज संपत्ति अच्छी, ये जिले में कृषि अपार संभावना अच्छी। ताको ध्यान रखेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी परंपरागत कोर्स रु बाहर की ये अंचल पिला मानकर आवश्यकता को पूरा करने ये किमती नुआ नुआ कोर्स करिबो आसंदा वर्ष तार किछि कोर्स रो पाठ पढ़ाइबा आरंभ करा जिवो। तापे मु सबु दायित्व आज ये आमर उच्च स्तरीय अधिकारी मान आसन तांको मु देछि एठी आसंदा से वर्ष प्रस्तुति आरंभ हो। IITs मान संग कथबार्ता करिकी कोर्स कारिकुलम कौन हम, एठिकार आवश्यकता कौन अच्छे, एठिकार पिला मानकर संभावना कौन हो पारे, ये सब विषय करिकी गुड़िया विषय आज आम सामग्रिक चिंता करिछु।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा का 5वां जत्था रवाना। अमरनाथ यात्रा 2025 लगातार श्रद्धालुओं के उत्साह और प्रशासन की मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर के पत्था चौक यात्री निवास से तीर्थ यात्रियों का 5वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिला और हर कोई हर हर महादेव और बम बम बोले के जय नारे के साथ यात्राओं की शुरुआत करता नजर आया। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों की भी भारी तैनाती के बीच सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। इस जत्थे में देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु शामिल हैं, जो कथित रास्तों को पार कर बाबा बर्फानी के दर्शन को निकल पड़े हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वीरेंद्र सचदेवा बोले, राष्ट्रवाद समझना है तो डॉक्टर मुखर्जी को पढ़िए। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें याद करते हुए उनके योगदान को राष्ट्रवाद की नींव बताया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर किसी को भारत, इसकी संस्कृति और राष्ट्रवादी नीतियों को समझना है तो डॉक्टर मुखर्जी के जीवन और विचारों को जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1901 से 1953 तक डॉक्टर मुखर्जी की यात्रा सिर्फ एक राजनेता की नहीं बल्कि एक विचारधारा की यात्रा थी, जिसने तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। कि अगर आपको राष्ट्रवाद समझना है, आपको राष्ट्र नीति समझनी है और आपको हिंदुस्तान को समझना है, उसकी संस्कृति को समझना है, तो डॉक्टर मुखर्जी को पढ़ना चाहिए। 1901 से लेकर 1953 तक जो उनकी यात्रा है वो एक राष्ट्रवादी यात्रा है। कैसे उन्होंने बाल्यकाल से लेकर सबसे युवा कुलपति बनने तक का सफर पूरा किया, कैसे पूर्वी बंगाल में जब मारकाट हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उस समय उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ जिस तरह से आवाज उठाई और सभी हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं सन 1939-1940 उस समय इस बात को प्रखरता से उठाने वाले डॉक्टर मुखर्जी यहीं दिल्ली के रघुमल कन्या विद्यालय में 21 अक्टूबर 1951 को जब भारतीय जनसंघ का गठन होता है तो वो जो विचार राष्ट्रवाद का था उस विचार की परिणति है आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में। वो विचार जो उन्होंने एक अंकुरित किया, एक बीज बोया था, आज एक वट वृक्ष बनकर पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मौजूद है और हम सब उस वट वृक्ष की शाखाएं हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। और डॉक्टर मुखर्जी के कुछ संस्मरण ऐसे हैं जो सीधा दिल्ली वालों से भी जुड़े हैं। जब वो जम्मू और कश्मीर की बिना परमिट की यात्रा के लिए निकले तो जलंधर में उनका प्रवास हुआ। हमारी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके आदरणीय स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी उन 8 दिन उनके साथ थे। तो केदारनाथ साहनी जी ने अपने संस्मरण में लिखा है, उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने जलंधर में एक यूनिवर्सिटी में वहां के युवाओं के आग्रह पर भाषण देना स्वीकार किया। तो उन युवाओं ने आग्रह किया कि डॉक्टर मुखर्जी आप अंग्रेजी में बोलिए। बंगाल से आने वाले डॉक्टर मुखर्जी, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते थे, उन्होंने तब उन युवाओं को कहा था कि हिंदी हमारे राष्ट्र को जोड़ने वाली हमारी राष्ट्रभाषा है और मैं अपना भाषण हिंदी में बोलूंगा। अब समझिए कि 1953 में एक संदेश डॉक्टर मुखर्जी दे रहे हैं और आज हम प्रांत में देखते हैं भाषा के नाम पर इस तरह की आवाजें उठती हैं, तो उन लोगों को भी डॉक्टर मुखर्जी को पढ़ना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे एक ऐसे सेनानी थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के अनेक सेनानियों ने भाग लिया।
देश आजाद हुआ, सरकार बनी, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ऐसे नेता थे जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि देश सर्वोपरि है, पार्टी या सरकार से भी ऊपर। माता की, भारत माता की। आज हम सब एक ऐसे योद्धा जिन्होंने देश की जड़ों में राष्ट्रवाद की भावना के बीज बोए। आजादी के बाद पहले जो एक धुन थी कि देश आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, लाखों स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद करने में लगे, जुटे, मिटे। पर उसके बाद क्या? सरकार बन गई। सरकार देश हित में चले, जनहित में कार्य करे, इसकी चिंता यदि किसी ने की तो वो देश के ऐसे पुरोधा जिनका नाम माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश को ये संदेश दिया कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि, उसके आगे कुछ नहीं, ना पार्टी, ना सरकार, ना स्वयं हित। जिन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री पद को छोड़ दिया, ये देखते हुए कि ये वर्तमान सरकार, वो नेहरू सरकार देश हित में निर्णय नहीं ले रही थी, गलत निर्णय ले रही थी, इसलिए उन्होंने मंत्री पद तक छोड़ दिया। और जब कश्मीर की बात आई तो जो बात हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही, वो बात उन्होंने कही कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। आज जो कश्मीर की चिनाब नदी पे बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज और उस पे बनाई हुई वंदे भारत, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी की बनाई हुई वंदे भारत जब चलती है, उसमें बैठ के हम सब लोग जो भारत दर्शन करते हैं, घाटी दर्शन करते हैं, पहले ये संभव नहीं था। आपको कश्मीर जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा। जब ये आदेश शेख अब्दुल्ला सरकार के आए तो हमारे मुखर्जी जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा। भारत एक है और वो पूरा का पूरा एक है। जो कश्मीर है वो हमारा है और जो हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारे हमने बहुत लगाए और वो भावना आज फली फूलित होती दिखती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बालटाल में टेंट संचालकों की सराहनीय पहल। अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर बालटाल में सेवा भाव की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ टेंट संचालक तीर्थ यात्रियों को बेहद मामूली खर्च पर ठहरने की सभी आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। इन टेंटों में साफ सुधरने बिस्तर, गर्म पानी, शौचालय, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे पहाड़ी क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों में भी यात्रियों को कोई असुविधा न हो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीनगर में बारिश से गर्मी से राहत। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज रमझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सुबह से ही घने बादलों से आसमान को ढूंढ लिया है और दोपहर होते होते तेज बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया है। बारिश की बूंदों के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। स्थानीय निवासी इस बादल से बेहद खुश नजर आए हैं। वहीं पर्यटन ने भी इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंढरपुर पहुंचे हैं और श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में दर्शन किए। इस विशेष मौके पर उन्होंने कहा, ये बहुत खुशी का क्षण है जहां भक्त और भगवान मिलते हैं। ये वे स्थान है जहां एक हो जाते हैं, उनकी ऊर्जाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है, इसीलिए मैं इसे अनुभव करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें भगवान विठ्ठल से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सभी कुछ जानते हैं। मैंने केवल यही प्रार्थना की है कि हमें धर्मी बनाने की शक्ति दे, खासकर हमारे किसानों को अच्छी उपज मिले। वे हमारी बात जरूर सुनते हैं। होती है, ये एक बहुत ही आनंद का क्षण है। इसमें भक्त और भगवान एक दूसरे में लीन होते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ भक्त और भगवान अलग नहीं होते, दोनों की ऊर्जा एक साथ मिलती है
और एक नई ऊर्जा तैयार होती है। उसी ऊर्जा की अनुभूति लेने के लिए मैं यहाँ पर आया और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे परिवार के साथ और यहाँ पर जो हमारे वारकरियों में से ऐसे वारकरी चुने जाते हैं जिनको हम मानाचे वारकरी कहते हैं, उनके साथ में आज हमारे सभी साथियों को मिलकर ये पूजा करने का अवसर मिला। इस ऊर्जा को अपने आप में समाहित करने का अवसर मिला। और जहाँ तक विट्ठल भगवान का, पांडुरंग भगवान का सवाल है तो उनसे कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, क्योंकि सबके मन की बात को वो जानते हैं। हम लोग तो ऐसे हैं कि वो हमारी माऊली है, उनके पास पहुंचते तो कुछ न कुछ मांग ही लेते हैं। इसलिए मैंने तो उनको यही मांगा है कि हमारा जो ये महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र के जन जन की उन्नति के लिए वे हमें शक्ति दे और सन्मार्ग पर चलने की शक्ति वो हमको दे। और विशेष रूप से हमारे जो किसान हैं, उन किसानों को अच्छी फसल हो, उनके जीवन में भी अच्छे दिन आए, उनके जीवन में भी परिवर्तन आए, इस प्रकार की मैंने भगवान विट्ठल जी से प्रार्थना की है। और मुझे विश्वास है हम जब जब यहाँ प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना सुनते हैं। इसीलिए हमारे सारे वारकरी किसान भाई यहाँ उनकी प्रार्थना के लिए आते हैं, तो प्रार्थना सुनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विशाखापत्तनम में ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़। विशाखापत्तनम में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर बागची ने बताया कि एक केंद्रीय एजेंसी से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर विगाज सिटी पुलिस और इगम टीम की संयुक्त कार्यवाही ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में थॉमस नामक एक व्यक्ति से 25 ग्राम कोकीन बरामद की गई है, जबकि एक अक्षय नामक युवक के पास से 3.6 लाख रुपए की नकद जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई कोकीन का बाजार मूल्य लगभग 10 से 15 लाख रुपए के बीच है। On the basis of information shared by one central agency, Vizag City Police and Eagle, we had our combined team. We caught red-handed two people, one Mr. Thomas and another Mr. Akshay, and we seized 25 grams of cocaine from the possession of Thomas and 3.6 lakhs rupees from the possession of Akshay. So they are accused 1 and accused 2 in this case. We have also identified the kingpin of this racket as of now. There are 2 masterminds who are currently based out of Delhi. That's what we have got information. We are sending teams to get them, and then we will find out who else are involved in this racket. We also have rounded up a few suspects. Whether they have any link to this racket, we are trying to find out by doing further investigation. Sir, what is the role of the Thomas? Why did he come to As per our preliminary information, he had come by flight from Delhi to Vizag to sell this cocaine. The price of this cocaine, market value will be between 10 to 15 lakhs. Therefore, we are interrogating Thomas and Akshay to find out who else are involved in this racket, since when they are involved in this racket. And we are also scrutinizing the different portals available with Narcotics Control Bureau and NCRB to find out if these people have any criminal antecedents, and if so, since how long they are in the crime world. Is there any foreigners in Visakhapatnam like this? So already Thomas is a foreigner. We are trying to find out whether there is any other foreigner in Vizag who has linked with this drug racket. Sir, approximate worth of the drugs? Yeah, the approximate worth of the seized cocaine is 10 to 15 lakhs. So for this particular raid, I am thanking the Eagle force led by the IG, Mr. R.K. Ravi Prakash, IPS, and I am also thanking the central agency who has shared this information with us. Finally, what is your message to the public who are doing illegal activities in the city limits? First of all, you all have my phone number 799950957999. If you come across any illegal activity, if you don't want your identity to be revealed, you can directly call me up
or send me WhatsApp message. We will do justice and ensure there is a crackdown on those illegal activities. If there is any drug related information that you want to share, you can share with Eagle. Eagle has also shared a toll-free number and 1972. And there are Eagle clubs in every school, college and university. I request all members of the Eagle clubs to ensure that they keep Eagle's eye on all such activities and inform Eagle through 1972 if there is any such activity anywhere around you. अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी।